चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सबको क्लियर है? ओके। वेलकम टू सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज डीटी। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट। ऐसा कंटेंट जो आपने अगर प्रॉपर वे में पढ़ लिया तो लिटरली ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप अपना अर्निंग चालू कर सकते हो। जैसा भी आपने लेटेस्ट में देखा होगा कि आईटीआर रिटर्न्स की बहुत चर्चा हो रही है। आई इनकम टैक्स रिटर्न। आपने जितना भी इनकम कमाया उससे रिगार्डिंग रिटर्न फाइल करना। और ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर एक रिटर्न का एक सर्टन अमाउंट बहुत सारे बच्चे कमाते हैं। तो जैसे हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे अपनी एक स्टूडेंट का और उसके बाद ये सब्जेक्ट हम चालू करेंगे। तो अपने पास सीएमए इंटरमीडिएट में एक स्टूडेंट था इस 2-3 years बैक। उसने अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट, ऐसा बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा ढ की कैटेगरी में वो बैठता नहीं था। ऑन एन एवरेज मॉडरेट उसके मार्क रहते थे वगैरह सब कुछ। पर उसका एक चीज बहुत खतरनाक था, वो था पब्लिक कनेक्ट। गांव से आया तो गांव से अगर यूजुअली कोई पर्सन आ जाता है तो उसका एक क्वालिटी अगर हमने ऑब्जर्व किया तो वो ये है कि उसका पब्लिक कनेक्ट अच्छा होता है। अब इस पब्लिक कनेक्ट में एक चीज ऐसी बन गई उसकी, गांव में उसके सारे लोग पहचानते हैं, प्लस शहर में भी वो जहां जहां आया तो उसकी पहचान बन गई। गांव के बहुत सारे लोग जो शहर में ऑलरेडी स्विच थे उससे भी उन्होंने कांटेक्ट बनाया। वो जहां जहां काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उन सबके साथ भी इन्होंने दोस्ती की। अब इससे हुई एक चीज कि इन भाई साहब के कांटेक्ट बहुत तगड़े बन गए। इसने यहाँ पे डीटी के लेक्चर किए। एक सीएमए के पास जो प्रैक्टिसिंग था उसके पास जाके उसने थोड़ा बहुत काम सीखा। और उसमें ये जो हम सीखेंगे ना, इसी का प्रैक्टिकल अप्रोच मैं जो आपको सिखाऊंगा वो है डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स हम सीखेंगे आज ही। ये है क्या, बेसिक्स क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ। यहाँ पे भाई साहब सीखे, खुद का एक छोटा सा एंटिटी एस्टैब्लिश किया और काम क्या किया, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ओके। इनकम टैक्स रिटर्न किसका फाइल करेगा? जो जो कोई भी इनकम कमा रहा है उन सबके। किसी का नील रिटर्न होता है, किसी का इनकम है तो टैक्स लाइबिलिटी के साथ रिटर्न होता है वगैरह। तो फर्स्ट इसमें उसने पूरे गांव के, प्लस जालना सिटी में उसकी बहुत पहचान थी तो वहां पे, और प्लस अपना सिटी, ऐसे करके 550 रिटर्न बना। कितना? 550। फिर 550 रिटर्न अगर हमने देखा तो 550 रिटर्न जो उसने फाइल किए, मैं आपको बताता हूँ। ऑन एन एवरेज एक बेसिक सा रिटर्न भी किसी भी प्रोफेशनल ने अगर फाइल किया तो कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये ले ही रहा है। नॉट एट ऑल जोकिंग, एकदम बेसिक अमाउंट बोल रहा हूँ। बहुत सारे तो आउट ऑफ कर्टसी, बहुत ही अगर अच्छे रिलेशन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिटर्न भर दे। बट रिमेंबर दैट बेसिक एक अमाउंट जो लिया जाता है वो आप 1,500 से 2,000 रुपये पकड़ लीजिएगा। हम लोग 1,000 ही पकड़ेंगे सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल में सारे लोगों को कनेक्ट किया, रिकनेक्ट किया, डेटा गैदर किया, आगे रिटर्न फाइल करके गई, भर के काम खत्म। दैट्स इट। पूरे साल भर का लोग का जितना पैकेज नहीं है उतना इन भाई साहब ने 3 महीने में अर्न कर लिया, रख दिया। फाइनल का स्टडी चालू कर दिया। फाइनल का एक ग्रुप क्लियर किया, सेकंड ग्रुप अटक गया बेचारे का। नेक्स्ट ईयर आया, लास्ट ईयर इसने 1,000 रिटर्न फाइल किया। इसके साथ इस टाइम इसका एक दोस्त भी था। मैं उसको फोन किया कि तूने सच में 1,000 रिटर्न फाइल किया इस बार? बोले, हाँ सर, वो कम पुट किए, एक्चुअल में क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब फिर इसको स्किप किया जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको। मतलब पैसे देने वालों में से 1,000 से बोला हाँ आराम से। और वो भी मैं कम बोल रहा हूँ। इशू क्या है
कि हर एक से 1000 थोड़ी ना लेंगे आप। किसी का अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, किसी के केस में अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तो तुम्हें लगता है 1000 रुपए में वो रिटर्न फाइल करेगा उसका? कुछ एक लोगों से वो होता है ना, गिराईक देख के उसको भाव बताया जाता है। हाँ, ये भी तो केस होंगे। तो वो ये बता रहा था कि सर, मेरे खर्चे के हिसाब से मैं आगे के 4-5 साल आराम से जी सकता हूँ, इतना पैसा आ गया, इंक्लूडिंग फीस, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग उसके कुछ कोर्सेज करने, शॉपिंग। गाड़ी ले लिया उसने। 1000 × 1000 भी कर दो, 10 लाख हो रहे भाई। सो प्रैक्टिकलिटी में बहुत बार आपको ये लग सकता है कि यार हम जिंदगी में इतना एकेडमिक सीख के आए, बट प्रैक्टिकल में किधर है, प्रैक्टिकल में किधर है, तो इधर ये सीखो, प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करो, और आप लिटरली अर्निंग की कैटेगरी में जाके बैठ सकते हैं। बट उसके लिए ये डीटी और आईडीटी दोनों भी वैसे ही, कंसेप्ट सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग के पास काम करो, आपको लिटरली गाइस ये काम करना आना चालू हो जाए, लोग खुद आके पैसा देते हैं। और आज तो एआई टूल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिक नोटिस आ रहे हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, ऑटोमेटिक नोटिस आ रहे लोग। तो केसेस और बढ़ गए, किसी को भी उसमें कुछ गलती चाहिए ही नहीं, इसलिए लोग प्रोफेशनल से ही काम करा रहे हैं। उनमें से आप एक बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया गया इस पैसे का, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो चीज पहले देखता है, नॉलेज से भी पहले, वो है पैसा। अगर इस फील्ड में पैसा नहीं होता तो हम यहाँ पे बैठे ही नहीं होते। मोस्टली मैक्सिमम लोग यहाँ पे समाज करने करने आए ही नहीं। सर मैं सीएमए करके सोसाइटी का भला करना, नहीं, पहले मेरा हो जाए तो थोड़ा। एग्रीड। बाकी की सारी चीजें बाद में देखेंगे। यार सुना भी इसका जाता है ना सोसाइटी में, जिसके पास वेल्थ है। मैं अगर कहूँ कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसा कुछ मैटर नहीं करता, तो मेरे सेंटेंस को आप वैल्यू देंगे ही नहीं। बट यही अगर सेंटेंस अंबानी जी बोल देना, तो आप बोलेंगे अरे यार इतना कमाकर अगर ये भाई साहब बोल रहे हैं, तो सचमुच में इसकी कुछ पॉइंट है। फिर कभी आपको ये सेंटेंस अंबानी ने बोलते हुए देखा है? तो डिफरेंशिएशन है। हम वेल्थ गैदर करेंगे, उसके बाद उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना, इट इज अप टू यू, बट यार उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो एकदम अच्छे तरीके का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो है आपका ये सीएमए। उस सीएमए के 4 एग्जाम्स, एक तो आपका हो चुका है ना फाउंडेशन का, अब बचे 4 एग्जाम। वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। उसमें से ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट, उसमें से एक सब्जेक्ट का एक पार्ट, वो है एसडीटी, जो आज हम चालू करने वाले हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? अब ये डायरेक्ट टैक्सेस एकदम सुंदर सब्जेक्ट, जिसने थ्योरी लर्न किया उसका प्रैक्टिकल तगड़ा, जिसने थ्योरी को इग्नोर किया उसका प्रैक्टिकल डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ही है यहाँ पे। मैक्सिमम थ्योरी मैं क्लास में लर्न करा के लेता हूँ। कोई टॉपिक हार्ड है, कोई टॉपिक सॉफ्ट है, ऐसा डिटर्मिनेशन पहले से ही दिमाग में लेके यहाँ पर आने का नहीं। सब्जेक्ट लेंथी है, हार्ड नहीं है। बड़ा है बट हार्ड नहीं है, ट्रस्ट में ऑन दैट। हर एक टॉपिक सीखने का तरीका अलग होगा, वैरायटी बहुत है। इसलिए जब मैं आपसे गई हटा रहा हूं, ठीक है, मतलब करा रहा हूं, रिमेंबर दैट उस टाइम लर्न करके एक अपने रफ बुक बना लेना, जिसमें हमने जो लर्न किया है वो एट द एंड ऑफ द डे खुद लिख के देखना यार मैंने जो लर्न किया था वो सचमुच में मुझे याद है। अगर आप 2.5 मिनट से ज्यादा कोई भी चीज रिटेन कर पाने की क्षमता रखते हो, 2.5 मिनट से ज्यादा, तो वो चीज मोस्टली लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है, ऐसे कहा जाता है। 2.5 मिनट तक तो फॉर्मूला इज 30 दिन। तो 2.5 मिनट तक अगर आपको कोई चीज याद रही 2.5 मिनट के बाद, तो 30 दिन तक वो रिटेन होती है। 15 दिन के बाद अगर वही चीज आप रिटेन कर पाओ तो वो 60-70 डेज तक जाता है। बट आप अगर 1-2 महीने के बाद भी अगर कोई चीज रिटेन कर पा रहे हो, तो वो 6 महीने तक जाती है, बस अपना अटेम्प्ट हो गया। क्लियर है? तो इसलिए टीचर क्या बोलता है, 4 बार रिवीजन कर। रिवीजन क्यों? तूने जो लर्न किया था वापस से एक बार देख। ठीक है? तो अब हम गए एक स्टोरी लाइन बनाएंगे। अब उससे, आज हम टैक्स है क्या, क्यों कलेक्ट करते हैं, एक्चुअल में
हमने सुना तो है टैक्स के बारे में, बट एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, क्यों टैक्सेस लिए जाते हैं, अगर टैक्सेस लिए ही नहीं गए तो क्या इम्पैक्ट गिरेगा, सचमुच में टैक्स की जरूरत है या फिर नहीं है, क्या कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे टैक्स ही नहीं लिया जाता, ये सब कुछ सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज टैक्स। मुझे बताओ ये टैक्स होता क्या है। गाइस ये आपका बुक है, ठीक है, जिसमें आपको ये दिखाई दिया होगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीटी 4 से लेकर 35, बट इसमें 4 टॉपिक है, इसमें खुद के 4 टॉपिक्स है। सेकेंड टॉपिक हेड्स ऑफ इनकम, इसके 5 हेड जो हमने इससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया होगा, बट ये 5 हेड्स है, पूरा हम लर्न करने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। ये इतना कर लिया तो आपका अराउंड एक, मैंने आपको बताया था 70 से 80% डीटी हो जाता है। नेक्स्ट ये पूरा प्रोसीजरल पार्ट, इसमें बहुत सुंदर टॉपिक्स है, हम देखेंगे वो। तो इसमें से जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, बेसिक ऑफ डीटी, वो हम आज चालू करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। अब मुझे पहला बताओ, टैक्स क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स बेस। पढ़ो पढ़ो, पहला लाइन पढ़ लो मेरे पीछे। तो तुम थोड़ा सा इधर हो जाते ना तो हम बता ही रहे। मालूम है आपको किसी को टैक्स क्या होता है, एनीबॉडी, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो चार्ज करते हैं वो। और चलो, अपनी असीमित क्षमताओं को इस्तेमाल करना है इस, क्या होता है कि टैक्स। ठीक, is that amount which government charges on a particular person's income, uh, in a particular portion because of वो कंट्री में रहने तो उनका इसलिए सर्विस वगैरह देने के लिए बिल्कुल, हाँ, a particular specific amount collected from plus from people for the services the government is providing. गुड, नाइस। और कोई, चलो, ये प्लॉट है ना मेरा सपोज, तो इसमें ना मैंने बिल्डिंग बना दिया, इसमें मैं क्लासेस चला रहा हूँ, सपोज नीचे मेरा घर है, मैं वहां पे रह रहा हूँ वगैरह वगैरह। अब मुझे व्हीकल चलाने के लिए चाहिए रोड, ठीक है, मैं मेरा घर तो बना लिया, अब ये प्लॉट है, इसके बाजू वाला प्लॉट है, सामने वाला प्लॉट है, इधर वाला ये तो स्कूल है, इसके बीच में से रोड जा रहा है ना। अब हम चारों भी वो रोड को बाय डिफॉल्ट यूज करने ही वाले हैं। तो मुझे बताओ हम चारों में से कौन रोड बनाएगा। नहीं, हम प्रैक्टिकल में, गवर्नमेंट है ही नहीं ऐसा अपन मानेंगे, वो रोड कौन बनाएगा बताओ, चारों मिलकर। अच्छा, एलिगेशन नहीं हो गया कि तू ज्यादा यूज कर रहा रोड, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमने ये सपोज चारों ने कंट्रीब्यूशन करके ये रोड बना दिया, तो क्या ये रोड हम चारों ही यूज कर सकेंगे क्या, सभी यूज करेंगे, तो बनाया हमने चारों ने, तो फिर हम उनको चार्ज करेंगे, तो क्या हम हर घर के सामने से जाते हुए रिचार्ज करते जाएंगे क्या, चार चार, रिचार्ज, स्ट्रीट लाइट्स कौन बिठाएगा। यार सोसाइटी में जब सब लोग एक जगह पे आके इकट्ठा रहने के बारे में लोगों ने सोचा, तो उन्होंने सोचा कि यार नहीं, हम सब लोगों की जो कॉमन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने के लिए हमें पैसा देना होगा, किसे देना होगा, तो एक काम करते हैं, हम में से ही कोई एक आधे को रिप्रेजेंटेटिव बना दे, पर तो उसको हमने बना दिया नेता। हाँ, पॉलिटिशियन कौन है, ये हम में से एक व्यक्ति है जिसको हमारे ही वोट गिरते हैं, वो जीत के आता है, फिर वो हमारे लिए लॉ बनाता है। एनीवे वो तो बाद में लॉ में भी बताऊंगा। ये व्यक्ति हमने चुन के दिया, फिर हमने क्या किया, ये हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए फोकट में काम करेगा क्या, नहीं, इसको चाहिए पैसा, तो ये पैसा कौन देगा, हम ही देंगे। हमने इसको चुन के दिया, हमने इसको पैसा दिया और ये पैसा हमारे लिए यूटिलाइज कर रहा है, ये है लोकतंत्र, बाय द पीपल विद द पीपल, 3-4 पीपल याद है क्या, यही तो था। समझ में आ गया सब लोगों को, एवरीबॉडी, प्लीज रिमेंबर, हम लोगों से इलेक्ट हुए हुए लोग हमसे ही पैसा लेके हमारे लिए ही खर्च कर रहे हैं,
ऐसा डेफिनेशन में तो है। तो रिमेंबर दैट ये होता है टैक्स। अल्टीमेटली ये टैक्स क्या है, ये आपसे फीस कलेक्ट किया जाता है। फीस दो इंसिडेंट्स पे, पॉइंट नंबर 1, अगर आपने इनकम कमाया तो, इनकम या फिर वेल्थ के ऊपर होता था, बट याद मेनली आपको रखना है इनकम। अगर आपने इनकम कमाया तो उसके ऊपर फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट। या फिर सेकंड, आपने अगर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किए, गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किए सामने वाले पर्सन को, तो उसके प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है, वो है टैक्स। समझा? इनकम के ऊपर जो चार्ज होगा वो है डायरेक्ट टैक्स, और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर जो चार्ज होगा वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनके डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स नाम क्यों गिरे, लेट्स एक्सप्लेन। देखिएगा, किसी, आई हैव कैश ऑन मत, किसी के पास कैश है क्या? आई हैव। ओके, हाँ वापिस करना है ढूंढ। अब ध्यान दो, तुमने क्या सीखा है सर, कि इनकम कमाने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये मेरे पास एम्प्लॉय है, मैं इन भाई साहब को सैलरी दे रहा हूँ, कांग्रेट्स, ठीक है। इन भाई साहब का सैलरी इज 220 रुपया, क्लियर है। अब हुआ ऐसा कि इस 220 रुपए में से 20 रुपया इसको लग रहा है टैक्स, क्लियर है। अब उनके ही बाजू में जो व्यक्ति बैठे हैं वो है गवर्नमेंट, क्लियर है। आप दोनों यहां पे आ जाते ताकि गवर्नमेंट दिख सके लोगों को। आ जाओ, आ जाओ, पास करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आ रहा है। गवर्नमेंट डिसीजन बहुत बड़ी। ओके, अब देखिएगा, इज एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट, मैं एम्प्लॉयर। ये व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है, उसके बदले में उसके बदले में मैं इन्हें ये सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, एग्रीड। यहाँ पे इंसिडेंस मतलब घटना क्या है, इसने इनकम कमाना, जैसे ही इसने इनकम कमा लिया, ये भाई साहब तुरंत टैक्स के स्वरूप में 20 रुपया ले लेता है, ठीक है। भाई साहब, आप इन्हें तुरंत क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या आपको कुछ नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं। सबको समझ में आ रहा है ना एवरीवन। और इश्यू क्या है, अब देखिए, ये 220 रुपए में से 200 इसके थे एक्चुअल में, 20 मेरे, बट ये 220 इसके ना होने के बावजूद इन भाई साहब ने ये 220 अगर मुझे मिले तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ, उसका प्लानिंग कर लिया मन ही मन में। सैलरी का सेम होता है गेस, पैसा आकर अगर आपके पास से गया ना, और उसके बदले में तुरंत आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इट विल पिंच यू, यहाँ पे चुभता है वो। और आपके पास पैसा आया, और आपके पास से अगर पैसा जा रहा है डायरेक्टली, तो रिमेंबर दैट आपके जेब से जब पैसा जा रहा है और आपको समझ में आ गया, वहां पे डायरेक्ट टैक्स ही रहेगा, क्लियर है। सो डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम के ऊपर चार्ज होगा, वो डायरेक्टली आपसे वसूला जाएगा, और उसके डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलते तुरंत, इसलिए ये चुभता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स चुभेगा, इट विल पिंच यू। सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? यहां पर इनकम भी इन भाई साहब ने ही कमाया, और टैक्स भी इन भाई साहब ने ही दिया, समझा ना। इसलिए इंसिडेंस इनकम कमाना, और इम्पैक्ट मतलब टैक्स देना, ये दोनों भी एक ही व्यक्ति के ऊपर गिर रहा है, क्लियर है ना सबको एवरीबॉडी। मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आखिरी में जाके मैं डीडीआईडी का डिफरेंस आपको बता दूंगा, जो लास्ट अटेम्प्ट में भी 7 मार्क क्वेश्चन था, और आपको ये सारा लर्न रहेगा, याद रखो, ठीक है। इसलिए स्टोरी के ऊपर ध्यान देना। क्या स्टोरी था, एम्प्लॉयर से इन भाई साहब ने सैलरी लिया, सैलरी लेने के बाद गवर्नमेंट आ गया माला तोड़े, अरे तू क्यों आया रे? आपने बोला क्या? नहीं,
क्योंकि इसने इनकम कमाया। मुझे बता ला लो ले। अब इसने इनकम नहीं कमाया तो आएगा क्या? इनकम कमाने के बाद ही टैक्स है। क्लियर है? जब इन भाई साहब ने 220 रुपए कमाए ना तो ही ये प्रकट होगा टैक्स वसूल करने के लिए। और उसके बदले में तुरंत कुछ बेनिफिट्स दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? क्लियर एवरीबॉडी? सो डायरेक्ट टैक्स आपके जेब में से गैस जब वसूल किया जाता है तो इट विल पिंच यू। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब क्या? इनकम कमाना। और इम्पैक्ट मतलब क्या? टैक्स। ये कितने लोगों के ऊपर गिरेगा गैस? एक ही पर्सन पे। क्लियर है? देखिएगा, अब हम ऐसा मानेंगे 220 रुपये उसने कमाया, 10% टैक्स है, तो उसने सपोज 20 नहीं 22 रुपया टैक्स दे दिया। 220 का 10% 22 रुपये। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इन भाई साहब ने 10% टैक्स बोल के 22 रुपये इनसे ले लिया है। ठीक है? अब सपोज इसका इनकम 1000 रुपया है तो इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? हमें जस्ट एक एवरेज लिया, हम एवरेज अब तक सीखे नहीं है इसलिए अपने को मालूम नहीं, बट हम एक स्टोरी डेवलप कर रहे हैं। अपने को आगे पता चल जाएगा क्योंकि इनकम आने के बाद टैक्स कैसे लगता है, बट एक आप एब्रप्ट एक आइडिया देखिए। सपोज गवर्नमेंट 10% ही टैक्स ले रहा है सबसे, तो अभी अगर इसने 1000 रुपया कमा लिया तो ये भाई साहब टैक्स जो गवर्नमेंट है ये इनसे कितना रुपया लेगा? 100 रुपया। कंफर्म? 1000 का 10%। अगर इन्होंने 1 लाख कमाया तो 10% मतलब कैलकुलेट भी होता है 10,000। अगर 1 करोड़ कमाया तो 10 लाख। एवरीबॉडी? तो क्या मैं अगर इनकम बढ़ाते जा रहा हूं तो टैक्स भी बढ़ते जा रहा है? इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव नेचर। क्या बोला जाता है इसे? प्रोग्रेसिव नेचर। जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही टैक्स बढ़ेगा। इस नेचर को क्या बोलता है? प्रोग्रेसिव। सबको समझ में आ गया? ये खाली डीटी में होगा। अब मुझे बताओ, इन भाई साहब का टैक्स बढ़ गया अमाउंट क्योंकि इसने ज्यादा इनकम कमाया, इसलिए आपका क्या बढ़ टैक्स बढ़ गया। इसका इम्पैक्ट इस पे क्या गिर रहा? देश पे। क्या इम्पैक्ट गिर रहा तेरे पे? कुछ भी नहीं। रिमेंबर दैट डीटी का इम्पैक्ट जो इनकम कमाएगा वो एक व्यक्ति के ऊपर ही गिरता है। इसलिए बड़े पैमाने पे गए डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। इन्फ्लेशन इज महंगाई। डायरेक्ट टैक्स के रेट चेंज हो गया ना तो वो पर्सन पे इम्पैक्ट करेगा, मतलब किसी भी पर्सन पे इम्पैक्ट करेगा वो। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ने वाली। ठीक है? लार्जर पर्सपेक्टिव बाद में बताता हूं आपको। रिमेंबर दैट हमने अब तक क्या क्या देखा? इसने इनकम कमाया उसके ऊपर टैक्स जो चार्ज होता है वो डीटी है। डायरेक्ट टैक्स चुभेगा क्या रे? ऑब्वियसली। क्यों चुभता है आपने देख लिया। बराबर है? नेक्स्ट, क्या ये प्रोग्रेसिव नेचर का है? हाँ, प्रोग्रेसिव नेचर मतलब क्या होता है भाई? देखो, जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स जितना इनकम बढ़ते जाएगा उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। बराबर है एवरीबॉडी? इंसिडेंस इंपैक्ट यहाँ पे कितने लोगों के ऊपर गिरता है? एक एक ही व्यक्ति के ऊपर गिरता है। क्लियर है? क्या डायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? एक ही पर्सन एक ही पर्सन के ऊपर गैस इम्पैक्ट करने वाला। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कंफर्म? इम्पैक्ट एक ही पर्सन के ऊपर है, ये याद रखना। ठीक है? धन्यवाद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब क्लियर है ना? टैक्स। और भाई साहब आपने ये पैसा क्यों लिया था टैक्स का? ताकि पूरी जनता का भला कर सके। समझेंगे? बहुत बार आप ये एम भूल जाते हो, इसलिए याद दिला रहा हूँ। क्लियर एवरीबॉडी? मैं आपको आगे स्कैम्स भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट लोग कितना सिस्टमेटिक वे में स्कैम करते हैं। ठीक है? एकदम सुंदर तरीके से। टैक्स इवेड करना, टैक्स की चोरी करना, ये भी क्या चीज होती है वो भी मैं आपको एकदम इतम बताने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले देख लेते हैं। अब डीटी हो गया ये डायरेक्ट टैक्स में मैक्सिमम पॉइंट्स आपको पता चल गए। देखिएगा, सेकंड आ रहा है वो है इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स का खासियत ये है कि आपके जेब में से वो निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, जिन्होंने मेरा लेक्चर पहले किया है वो छोड़ के बाकी सब लोग आंसर देंगे। आप में से कितने लोग गाइस जो टैक्स भर रहे, रेज योर हैंड। इनडायरेक्ट बोनस। एवरीबॉडी, आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं? भर रहे? तूने तूने हैंड रेज किया क्या? सब लोग, आप सब लोग टैक्स भर रहे हो, ऑनलाइन वाले आप भी? हाँ, आपको अगर देखना है तो चलो, आपके पास अभी 400 पेजेस का रजिस्टर आपने ला लिया, पलटो, कितने में लिया? आई रियली वो परचेस है, कितना प्राइस है? 200, 220, 245. क्या 245? दोस्त रजिस्टर है ना, उसका प्राइस बता दिया। 165। कितना प्राइस है दोस्त? 160। 120, 400 पेजेस का 120। हाँ, ओ दोस्त 245 और 190। उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा है क्या, देखो। तो आपको लगा कि आपका रजिस्टर गैस 200, 224, 190, 120 रुपए का है, ऐसा है नहीं। आपके जेब से टैक्स का अमाउंट चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला। आपको ये लग रहा है कि रजिस्टर 220 रुपए का है, रजिस्टर 200 रुपए का है, बट उसमें कुछ अमाउंट गैस टैक्स का इंक्लूडेड है। रजिस्टर शायद 180 रुपए का ही रहेगा, 180 प्लस टैक्स का 20, ऐसा करके वो 200 बना है। तो आप जितने भी गुड्स या फिर जितने भी सर्विसेज रिसीव कर रहे हो वो सारे गाइस टैक्स इंक्लूड कर कर प्राइस कोट कर रहे हैं, समझा? इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर। रिमेंबर दैट, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर नहीं, उसको मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। इसलिए गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर चार्ज होने वाला है, आपके जेब में से निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये खासियत है इनडायरेक्ट टैक्स। रेवेन्यू शेयरिंग में डीटी आईटी वैसे इक्वली है, बट डीटी का स्लाइड शेयर ज्यादा माना जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स का गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बोल रहा हूँ। और जीएसटी का रेवेन्यू हर क्वार्टर वाइज इंडिया का बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिएगा, आपकी जेब में से टैक्स चला गया और आपको पता नहीं चला, किसकी खासियत है? इनडायरेक्ट टैक्स की। तो मुझे बताओ, आपने टैक्स भरा, अब यहाँ पे इन भाई साहब ने जब इनकम कमाया था तो रिटर्न खुद भर के इन्होंने टैक्स सेंड किया था गवर्नमेंट को, बराबर है ना? तो मैडम, अगर आपने ये रजिस्टर परचेस किया तो क्या आपने गवर्नमेंट को पैसा सेंड किया रिटर्न फाइल करके? तो फिर गवर्नमेंट को पैसा कौन सेंड करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। या फिर वो सेलर? प्रोड्यूसर ने क्या कंज्यूमर को चार्ज कर देता, पर वो वही पे करते हैं टैक्स। वेरी गुड बेटा। और कुछ? आपको जिसने गुड्स सेल किए वो बंदा? रिमेंबर दैट, आपसे वो प्राइस कलेक्ट करता है विच इंक्लूड्स टैक्सेस। वो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, इसलिए आप दुकानदार के पास जाते हो तो उसके पीछे वो फ्रेम लगी हुई है, जीएसटीएन नंबर लगाया हुआ है। तो आपसे अगर उसने टैक्सेस लिए तो वो गवर्नमेंट को सेंड करेगा। मतलब यहां पर इंसिडेंस है गुड्स या फिर सर्विस सेल होना। इंसिडेंस क्या है, कौन सी घटना है? गुड्स या फिर सर्विसेज सेल होना। और इम्पैक्ट किसके जेब के ऊपर गिर रहा है? कंज्यूमर। याद रखना, टैक्स भरने वाला हमेशा मर रहा है, कंज्यूमर, कस्टमर। याद रहेगा पक्का? तुम्हारे जेब से पैसा ले तो लिया, बट गवर्नमेंट को सेंड कोई और कर रहा है। ये दो व्यक्ति अगर अलग अलग है, मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग लोगों के ऊपर अगर गिर रहा है, तो वहां पे आईडीटी है। समझा गया? इनकम टैक्स में हमने अभी देखा था ना
इंसिडेंस इम्पैक्ट ये एक व्यक्ति के ऊपर ही गिरा था, बट आईडीडी में वैसा है क्या? नहीं, आईडीडी में क्या होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग व्यक्तियों के ऊपर गिरता है। ठीक है, चलो। तो ये रजिस्टर केस मैंने परचेज कर लिया। क्या है भाई, क्लासमेट है, आईटीसी का ब्रांड है, इंडियन टोबैको कंपनी। हाँ हाँ, वही उसको अच्छे, अच्छा ब्रांड है ये। हाँ, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा पहले इसके। तो देखिएगा, अब ये, हाँ, वो मैंने आपको बताया भी था कि इसको डर लग रहा है कि अगर कभी आगे जाके गवर्नमेंट की सटक गई और उसने अगर टोबैको के ऊपर बैन लगा दिया, तो अपने पास जीने के लिए कुछ ना कुछ तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने चाहिए। इसलिए आईटीसी ने एक्सपेंशन किया, वो एफएमसीजी में घुसा, इसलिए क्लासमेट के रजिस्टर है उसके, मल्टीपल ब्रांड है, लेट इट बी। अब अगर ये मैडम ने ये रजिस्टर परचेज किया और उसकी कॉस्ट है 200, और हम ऐसा मानेंगे कि उसमें 20 रुपए का टैक्स है, ठीक है, इसने रजिस्टर परचेज किया और 20 रुपए का टैक्स भर दिया ना। मैं सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है, प्लस मेरे और 2-4 क्वालिफिकेशन है, मैंने परचेज किया, तो मुझे कितने में मिलेगा? 200 में मिलेगा। फुटपाथ के ऊपर सोया हुआ एक आधा गरीब व्यक्ति है, उसने अगर ये परचेस कर लिया तो उसको, अंबानी ने परचेस किया तो सबको 20 रुपया ही टैक्स है, सबको 20 रुपया टैक्स देना। मेरा इनकम सपोज गाइस 10 लाख रुपए, ये मैडम के इनकम सपोज 1 लाख रुपया है, अंबानी का इनकम 1 लाख है, करोड़। कभी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सबको सेम टैक्स देना है। ये रजिस्टर परचेस करने के बाद सेम टैक्स देना। मैगी मैगी खाई तुमने, कितने में मिल रही है? 15 रुपए। 15 रुपए में अपन ऐसा मानेंगे सपोज 3 रुपया टैक्स है, तो अंबानी ने अगर मैगी परचेस कर ली तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सेम। मुझे, आपको, इनकम कितना भी हो टैक्स सेम लग रहा है क्या सबको? इस नेचर को बोलते हैं रिग्रेसिव। कौन सा नेचर ये? रिग्रेसिव नेचर, समझा? तो इंसिडेंस इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर गिरा है देवेश? कितने? 2। क्लियर है? गुड्स बाय करने वाला सेलर, सेलर टैक्स सेंड करेगा, बट जेब में से मेरे गया, मेरे जेब में से कब गया वो मेरे को समझा ही नहीं, मेरे को लग रहा था वो गुड्स की वैल्यू उतनी थी। पेट्रोल कितने रुपए लीटर? 112। मैंने कल वो क्या सो कॉल्ड प्योर पेट्रोल भरा 122। पावर बोले, पावर पावर नहीं, प्योर बोलने के लिए। ये 92% रहता, 92% रहता है ये प्योर के नाम से जो हम ले रहे हो। 92 तो मेरे को सच में नहीं पता चलता कि प्योर क्यों बोलते हैं उसे। एनीवे, तो ऐसा इसमें इथेनॉल नहीं है ऐसे मैंने सुना है, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस स्कीम। तो 122 रुपए आपने बता दिया है, फिर 112 रुपए आप बता रहे हो, गलत जवाब है, 60 रुपए है। हाँ, हमें लग रहा था कि 112 रुपए में हम 1 लीटर पेट्रोल भर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 60-65 रुपए में भी पेट्रोल नहीं है अपना। उसके ऊपर खतरनाक टैक्सेस लगा लगा के वो उधर तक पहुंचा है। एक्चुअली हम हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 112 रुपए लीटर, ओके, हमें 112 रुपए देने के बाद 1 लीटर मिल रहा है ना, तो अपने को लगता है कि वो 1 लीटर की ही प्राइस 112 रुपए है, वो मिल ही 112 रुपए में लग रहा है, समझा? इसीलिए अपने जेब में से टैक्स का पैसा निकल जाएगा और अपने को समझेगा भी नहीं, वो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कंफर्म सबको समझा? क्या इनडायरेक्ट टैक्स अपने को चुभेगा क्या? क्यों नहीं चुभता हो? पता नहीं। एक तो पता ही नहीं चलता, दूसरी चीज अपने को इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिल जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को पेट्रोल मिल गया, मेरे को लग रहा है कि मेरे को रजिस्टर मिल गया। यहाँ पे इन भाई साहब को कुछ मिला था क्या 20 रुपए देने के बाद? कुछ नहीं। तो उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अलग अलग सिनारियो, सब कुछ बाद में दिखा देता। हालांकि वो पैसा काफी यूज होने वाला है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्स में तुरंत आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स का वैसा नहीं है। अपने को लगता है कि यार अपने को गुड्स मिलेगा, ये भावना अपने को वो चीज तुमने। और दूसरी चीज, आप रिटर्न में भरते ही नहीं हो। इस रजिस्टर में मैडम आपको कितना टैक्स लगा बताओ?
आप बता ही नहीं सकते ना। नहीं कुछ नहीं इनकम टैक्स में तो आपने इनकम कमाया, उसमें से एक सर्टन हिस्सा आपको देना पड़ता है, तो आपने इस बार कितना टैक्स के स्वरूप में पैसा दिया वो तो आप मालूम है। ये डिफरेंस है, इसलिए गाइस इनडायरेक्ट टैक्स चुकता नहीं, टीटी वो चुकता है। इंसिडेंस इंपैक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर, रिग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव सिर्फ टैक्स तो कितना भी जैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, चाहे किसी का कितना भी इनकम हो सबके लिए टैक्स सेम, ये किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आपका इनकम लो है तो आपने टैक्स कम देना, आपका इनकम ज्यादा है तो आपने ज्यादा टैक्स देना, ये स्कीम यहाँ पे है ही। तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए तो सोसाइटी के ऊपर गैस क्या इम्पैक्ट गिरे? इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ेगी। हाँ, कैसे क्या? फिर गुड्स की वैल्यू वगैरह सब बढ़ जाएगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। गुड, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ यार, कांदे का रेट बढ़ गया, लोगों को कुछ नहीं लग रहा। सब्जी का रेट बढ़ गया, लोगों को इतना कुछ नहीं लग रहा। गोल्ड का रेट इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, गोल्ड का रेट गिर गया, लोगों को अच्छा लग रहा है। मजा बट यार पेट्रोल का रेट स्लाइड बढ़ गया तो लोगों को इम्पैक्ट क्यों होता? कांदे के बिना सर्वाइव कर सकते हो। नेसेसिटी और कुछ, पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाता है। हर एक चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि हर एक गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन तो लगता ही है। वो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो वो जो महंगाई है वो एब्जॉर्ब वो गुड्स ही करते रहता। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो खर्चा खर्चा कोई अपना प्रॉफिट एब्जॉर्ब करके थोड़ी ना देगा, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब करेगा वो गुड्स। वो गुड्स एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब क्या, महंगा हो रहा है। गुड्स महंगा, अपने को ही खरीदना पड़ता। इसलिए गैस पेट्रोल डीजल के प्राइस अगर फ्लक्चुएट हुए तो महंगाई बढ़ जाती है। बट रिमेंबर दैट इनडायरेक्ट टैक्स के अगर रेट चेंज हुए तो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ने की बात। कोई डाउट है किसी को इसमें? कंफर्म? पक्का? यहाँ पे इंसिडेंस इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर गिरेगा? जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अपने कब लगने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल होंगे सप्लाई होंगे उसके प्राइस के ऊपर ही कोट होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? ओके, यहां तक सारा सिनारियो सबको समझ में आ गया? ओके, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट जिसमें आते हैं वो डीटी है। हाँ, ये डिफरेंस लिखना मत, क्या ये मैं जनरल नॉलेज बोल के दे रहा हूँ। क्लियर है ना? ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट जिसमें आपको दिखेंगे वो है ये डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में इतने अमेंडमेंट जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने आते नहीं। क्लियर है ना? डीटी और आईडीटी अगर आप में से मतलब आपने बोला कि सर बोलो ना सबसे खतरनाक कौन सा है, तो ऑब्वियसली डीटी। आईडीटी बहुत मस्त है, एकदम सुंदर है, एकदम सुशील है, और इसमें ज्यादा अमेंडमेंट आ भी नहीं रहा है क्योंकि एक फुल प्रूफ वो बन गया। इनका जन्म 2017 में हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का, में इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का। कस्टम्स तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, 17 से लेके 22 तक ये भाई मैच्योर हुए, और 22 से लेके 26 तक इन्होंने इनका खुद का परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई गई जीएसटी ने, गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू बढ़ा है। गवर्नमेंट यार ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अपने से कलेक्ट करके कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? जेब भर रहा है। और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। कोई एक फैसिलिटी बता पाएगा भाई? रोड पर और हाईवेज मेट्रो और हाईवेज हाँ है ना। इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं कर, कभी भी नहीं होगा ऐसे। ये सब येड़े बनाने के काम। कोई भी ऐसा भारत में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं हुआ जिसने कुछ भी काम, ऐसा होता ही नहीं। काम तो भी करता है, नहीं तो कारनामे तो भी करता है। गवर्नमेंट आया कुछ ना कुछ तो करने के लिए ही है। आप कौन से पार्टी को फेवर करते हैं कौन से नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट हर एक गवर्नमेंट ने काम किए, चाहे वो बहुत ज्यादा होंगे कम होंगे, बट काम जरूर किया है। समझ में आ गया ना एवरीवन? रोड एंड इंफ्रा हो गया, डैम्स मानना हो गया, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स हो गए। आप में से सब लोग स्कूल गए थे? ओके, कितने लोग हैं जो ग्रांटेड स्कूल में गए?
सर हमारे स्कूल को ग्रांट था, ग्रांट। दो ही लोग। कितना फीस था दोस्त तेरे स्कूल का 2003 पर मंथ, साल का? तेरा दोस्त 2030 सेम स्कूल में थे क्या? नहीं, पूछ ली। बाकी लोग मेंटेनेंस बोल के लेते थे। हाँ ऑब्वियसली, और कुछ कर। हाँ आपका कितना था दोस्त? 1 लाख 1 लाख। आपका 25 25? आपका 50? आपका 5 आपका 15 15,000 एक। आपका आपका 3,000? आपका 30,000? किसे 1 लाख 30? 30,000? 7,000? अपना स्कूल होके भी? हाँ 45। हाँ कितना? 1 लाख सुना मैं। 30 के मैडम 50,000? 50 आपका? ये जो प्राइवेट वाले, आप सब लोगों का फीस कलेक्ट करके आपका बिल्डिंग, उसका मेंटेनेंस, आपके टीचर, उनका सैलरी, सब कुछ उसमें होता है। जो गवर्नमेंट वाले ग्रांटेड, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ग्रांटेड स्कूल का मेरे को फीस था गाइस 237 रुपीज पर एनम। हाँ मेरे टाइम पे प्राइवेट स्कूल थे क्या? हाँ थे। बट कुछ एक चीजें मेरे को प्रैक्टिकल में सिखाने के लिए मुझे उस स्कूल में डाला गया, मैं सीखा भी। अरे मतलब एक्चुअल सिनारियो, ठीक है। अब मैं जब देखा ना, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का सैलरी सुनो रे, ये 80,000 से लेके 1,20,000 के रेंज में घूमता है। टीचर बोल रहा हूं मैं, टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वगैरह नहीं। लाख भर रुपया महीना ही लेके जाते घर पे। कितना? आप सपोज हम मानेंगे कितना, 2,000, 2,500। आपके बैच में कितने बच्चे थे वो? 70। 70 बच्चे इनके बैच में थे। 2,500 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो रहा है वो? 1,75,000। इतना तो 2 महीने का सैलरी नहीं है एक टीचर का। और इनसे ये पूरे साल की सैलरी, साल का फीस बोल रहा हूँ मैं। बिल्डिंग का कैसा होगा, कैसा? तो गाइस इनके टीचर को पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ला रही? प्राइवेट वाले से। हाँ अब देखिएगा, आज नासिक में रेड अलर्ट है। कल अपने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये डिक्लेयर किया कि एक लो पट्टे का एक जोन नासिक के इर्द गिर्द बन गया। इसके वजह से मेन सिटी ऑफ नासिक टिल त्र्यंबकेश्वर, इसमें इतनी बारिश गिरने वाली की जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए आप उधर क्लासेस, स्कूल, ट्यूशन सब कुछ छुट्टी है। अपने जैसा नहीं होता डे वन रजिस्टर लेके आप लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो टेंशन नहीं है आपको। गाइस वहां पर अब अगर कोई किसी किसान की खेती है, वो अगर इस बाढ़ में बह गई, तो उसको जो सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट की, तो वो पैसा कहां से आएगा? ठीक है। कश्मीर में पहलगाम नाम की जगह पे टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब उसमें हमने जो मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर मारे, उस मिसाइल का नाम इज ब्रह्मोस। मतलब क्या आपको? उसके बाद डिफेंस सिस्टम में हमने जो मिसाइल यूज किए, वो डिफेंस सिस्टम का नाम इज आकाश, या फिर S-400 बोला तो गया, बट आई डोंट नो S-400 यूज हुआ कि नहीं, क्योंकि वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या फिर एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेक्ट करके गई, उसको मार गिराने के लिए वो यूज होता है, अदरवाइज नहीं। आपको क्या लगता है, एक ब्रह्मोस मिसाइल अगर मार, अपना होता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान है, फिर इंडिया चाइना फेस ऑफ हो गया, मार मार मिसाइल मार उसको, ऐसा अपना बहुत भावना हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल, एक बोल रहा हूं मैं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी गाइस?
एक मिसाइल, थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा अपने को, क्योंकि बोल रहा 700 एक मिसाइल की कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपको, 5-6 करोड़, एनी केसेस मैम, एक मिसाइल 500 करोड़, मैं वही बोल रहा हूँ दोस्त, एक ही छोड़ दिया, अब हम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा हम नहीं खेल रहे और गाइस, एक ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट 28 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक जा सकता है, एक मिसाइल का कॉस्ट। उन्होंने एट ए टाइम अपने ऊपर गए 1000 ड्रोन छोड़ दिया, 1000। जब हमने अटैक किया उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया, तो 1000 मिसाइल प्लस ड्रोन इंडिया में आए। कहाँ कहाँ पे गिरे मुझे बताओ, बॉर्डर पे या फिर उससे पहले? क्यों? क्वालिटी खराब था? चाइना का अगर रहता ना दोस्त, चाइना का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वाया टर्की वही आ रहे थे, बट चाइना ऐसे कामों में क्वालिटी मेंटेन करता है, याद रखो, ठीक है। तो ये जो ड्रोन वगैरह आए गए, ये बॉर्डर भी पार नहीं कर पाए, या फिर कुछ अगर कर पाए तो वो बॉर्डर एरियाज में आके गिरे, उसमें अपने पास बहुत कम कैजुअलिटीज हुई, आई थिंक सो हुई है, but बहुत कम थी, पर वो भी डेब्रिज गिरने से, डेब्रिज मतलब वो मिसाइल फूटने के बाद उसके जो अवशेष गिरते हैं उसकी वजह से जो हानि होती है वो, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अपने पास की जो सिस्टम थी वो एक्टिवेट हुई, और उसने मिसाइल वहां से या फिर ड्रोन आया तो उसने इंटरसेप्ट किया, और वहां पे गया, ऊपर हवा में ही फोड़ दिया। उसके वजह से गाइस अपने पास एक भी मिसाइल नहीं गिरी। जब अपने मिसाइल पाकिस्तान में गिरे तो वहां के लोग अफरा तफरी में भागे, ठीक है, इधर उधर, अरे मिसाइल गिर रहे हैं, अपनी लाइफ का कैसे होगा इधर। जब उन्होंने मिसाइल भेजे और ड्रोन भेजे तो अपने यहाँ के लोग सेल्फी निकाल रहे थे। मिसाइल दिख रही है, देखे आपने वीडियोस? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया डिप्रेशन। आपको बोला गया था कि ब्लैकआउट कर दीजिएगा पूरा, ये एड़े फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो निकाल कि मैं दिखना चाहिए, ठीक से दिख रहा ना, पीछे मिसाइल दिख रही। अरे उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा ना, आपको क्यों बोला गया है, बट इतना भरोसा अपने इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर हमने क्यों जताया, उसके पीछे का रीजन, वो हाईली इक्विप्ड है, हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा जितना उनकी शूरवीरता से आया है, उतने ही डीआरडीओ या फिर अपने साइंटिस्ट ने डेवलप किए हुए मिसाइल से भी आया है। बेटा, वो मिसाइल डेवलप करने के लिए उनको पैसा कहां से मिला? हमने ही दिया है। पुलिस फोर्सेस, उनका पेमेंट कहां से हो रहा है? हमने ही दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनको सैलरी कहां से मिल रहा है? हमने ही दिया है। हाँ, लगता नहीं है कभी कभी कि ये हमें सर्व करने के लिए आए हैं, बढ़ गई, रियलिटी वही है। हमने टैक्स का पैसा दिया तब ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी चल रही है। अगर हमने टैक्स देना बंद कर दिया तो गाइस इनका सैलरी नहीं हो सकेगा। एक्चुअली ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, लगता नहीं उनके एटीट्यूड से, बट कभी भी, समझे क्या? देखिएगा, मेरा ये बोलना है, आई मे बी रॉन्ग, जहां पे सर्व जिसे आप कर रहे हो उसका पेमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वहां पे सर्विस बेटर होती है हमेशा। मैं आपको सिखा रहा हूं, आपसे जो फीस आएगा वो मेरा इनकम है, तो आपको मैं बेटर ही सिखाऊंगा, बट मेरा पेमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है, और मुझे आपको सिखाने का जॉब है, टास्क है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा कुछ अड़ता नहीं, मैंने आपको कैसा भी सिखाया था, क्योंकि मैं ही जान दो, मेरा बॉस मेरे से खतरनाक,
इस टाइम पे व्यक्ति करप्शन करना चालू कर देता, उसमें कितना भी क्वालिटी रहा हो कभी भी। ये सिस्टम बन चुका है। मुझे बताओ, गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसने अगर आपका काम कर दिया तो आप उसे कुछ पेमेंट दे रहे हो क्या? उसको पेमेंट कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। इसलिए उसको क्या बोलना है, यार मैं पैसे तो किसी और से ले रहा हूं ना, काम किसी और का करके दे रहा हूं, वो मेरे को कुछ दे भी नहीं रहा है, ये एटीट्यूड की वजह से guys वो काम नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है कि साहब, तुमको अगर काम करा के लेना है ना तो थोड़ा सा चीरी मिरी अंडर टेबल दे दो मेरे को। दिस इज करप्शन। वैसे क्या, अपने सिटी में 25,000 कमाने वाला एक क्लर्क का 110 करोड़ का बंगला प्लॉट, 110 करोड़, 110 डिवाइड कर कर अगर देखे तो उसका उम्र 420 होना चाहिए। हाँ, सैलरी के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेट किया, कितने साल का उसका सर्विस होना चाहिए? सर्विस को लग के इन भाई साहब को 7-8 साल हो चुके हैं खाली। 110 करोड़ का बंगला प्लस प्लॉट ऑफ लैंड एग्रीकल्चरल भाई ने परचेस कैसे कर सकता, कोई रीजन है? बट रिमेंबर, ये लोग जो सैलरी कमा रहे, ये सैलरी हमारे पैसे से गई है। समझ में आ गया? गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स है, जितने भी गवर्नमेंट में काम करने वाले एमपीज एमएलए, इन सब के सैलरीज हमारे पैसे से होते हैं। इनको मिलने वाला पेंशन हमारे पैसे से जाता है। समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो लिटरली गवर्नमेंट जितने भी फंड्स, अभी देखिए डिजास्टर हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा बाढ़ स्वरूप सिचुएशन नासिक में क्रिएट हो गई, तो अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी अगर गवर्नमेंट ने भरपाई की तो वो भी पैसा हमने ही दिया था। किसान, जिसको सबसे ज्यादा इंडिया में वैल्यू देना ही चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट देता भी है, रिमेंबर दैट। उस किसान को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में, तो उसको बहुत बारी आपने देखा होगा कि सीड्स हो गया या फिर फर्टिलाइजर्स हो गया, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी कहाँ से आ रही है? अरे पैसा, अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो नुकसान भरपाई कहाँ से की जा रही है? रिमेंबर दैट, गवर्नमेंट वो पैसा हमसे ही ले रहा है, दैट इज टैक्सेस। तो हमसे पैसा वसूल करके गई हमें ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यही उस टैक्सेस का उद्देश्य था। इसीलिए गवर्नमेंट आपके इनकम के ऊपर या फिर आप जो गुड्स या फिर सर्विसेज गाइस रिसीव कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उसके ऊपर जो कोई भी टैक्स वसूल करेगा वो हमारे ही लिए इस्तेमाल करेगा, हमारे ही वेलफेयर के लिए। कोविड आया था कि कोविड, एवरीबॉडी, उस कोविड में मुझे बताइए, आप सब लोगों ने वैक्सीन लिया क्या? कौन कौन है जिसने वैक्सीन नहीं लिया? एक भी वैक्सीन नहीं लिया? तुमने भी नहीं लिया? आपने भी नहीं लिया? मतलब अलाउड था ऐसा? अच्छा, एज जिसका, माइनर को नहीं थी क्या? माइनर गायब माइनर थे। नहीं मतलब आई थॉट कि वो तो कंपलसरी था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे रिक्वायरमेंट ही वो वैक्सीन अगर लिया है तो ही कर सकते हैं, ऐसी कैटेगरी में थे। जैसे फ्लाइट लेना है आपको, तो अगर आपके पास कोविड का वैक्सीन आपने लिया है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, तो वो सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे चेक करते थे। तो अगर आप उस टाइम अगर उस टेनियर में अगर कहीं गए नहीं होंगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट में भी नहीं भी लगी होगी, पड़ेंगे। बाकियों ने वैक्सीन लिया, कौन से कंपनी का था? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। दो थे ना, कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था। बीच में आया भी था ना कि कोवैक्सीन जिसने लिया है वो ब्लड क्लॉट के कुछ तो उसके रिगार्डिंग को साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो सारे डर रहे। कीड़े इसे डरने का नहीं, अगर हुआ होता तो वो 48 आवर्स के अंदर हुआ होता। अपनी बॉडी इतनी खतरनाक है, हमने उसको भी तेरे को मालूम हम कैसे जहरीली पानी पूरी खाते के वैक्सीन में। फिर क्या, इससे क्या होने वाला है? एनीवेज, अब देखिएगा कि ये नहीं, पानी पूरी अपन बाद में सीखेंगे, इसमें एकदम सुंदर तरीके से तो अब ये वैक्सीन आपने लिया, कितने रुपए लगेंगे कितना रुपया दिया आपने? कितना दिया था आपको? याद नहीं, क्योंकि नहीं दिया।
हमने कोविड का वैक्सीन लिया, उसका हमने एक भी रुपया नहीं दिया। बट जो फाइजर कंपनी या फिर वो क्या नाम है उसका, जिसने वो वैक्सीन बनाया, एनीवे मैं कंपनी का नाम आपको बताता हूँ। बहुत ही फेमस उस टाइम का वो कंपनी में हुआ था। उन्होंने ये एंटीडोट इसका बनाया वगैरह सब कुछ, बहुत फेमस है रे, बहुत ही ज्यादा। एक वैक्सीन जो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया गई तो अप्रोक्सीमेटली 1150 रुपए वगैरह का कुछ तो था। अप्रोक्स में आपको एक अराउंड अंदाजा 1000 रुपया। अगर 1000 रुपए को गवर्नमेंट को एक वैक्सीन मिला, 100 रुपए में भी मिला होगा, तो गवर्नमेंट को तो पेमेंट करना है। वो पैसा गवर्नमेंट ने कहाँ से लाया, समझा? तो गवर्नमेंट ने हमारा ही पैसा गई हमें ही वैक्सीन देने के लिए यूटिलाइज किया है, इसलिए हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। कोई लेडी अगर गई प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्लीज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, उसको है ना रजिस्टर होना है एक गवर्नमेंट की स्कीम में। उसके अकाउंट में पर मंथ 5000 रुपये आना चालू हो जाता है। हाँ, पर मंथ 5000 रुपीज वो खर्च करके गई, उसका खुद का मील खाना प्रॉपर वे में कर सकती है। सेकेंड, उसके सारे मेडिकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिलीवरी का खर्चा गाइस उस टाइम गवर्नमेंट देगा, और आफ्टर डिलीवरी भी एक सर्टन 10 ईयर तक आपको गाइस गवर्नमेंट पेमेंट देते रहता है। समझ में आ रहा है? ये पैसे कहां से आ रहे गवर्नमेंट के पास, हमने ही दिए। आपको गवर्नमेंट के काम दिखेंगे नहीं बहुत बारी, बट हर एक काम को पैसा लगने ही वाला है। वेगवेगळा करा हो ओला सुका, आ रही क्या गाड़ी, कौन भर रहा है उसमें पेट्रोल? लोकल अथॉरिटी, महानगर पालिका, उसके पास कहां से पैसा है, समझा? पब्लिक प्लेसेस डेवलप करना हो, पानी की व्यवस्था आप तक प्रॉपरली पहुंचाना हो, अपने सिटी में रोड बनाना हो, फिर याद आना हो कि पाइपलाइन रह गई हो, फिर उसको खोदना हो, फिर उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का आजू बाजू वाला रोड और उसमें बीच में मिट्टी, ऐसे उसको फुल प्रूफ बनाना हो ताकि बारिश में, बराबर है एवरीबडी आपको। अरे वो एक्चुअली क्यों बनाया गया भैया, ऐसा क्यों है कि आपका स्पीड कम हो, बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं ना लोग, तो मतलब, बट बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पीड हम ले ही नहीं पाते, पैदल लोग अपने आगे निकल जाते हैं। हाँ, आप कभी भी देखिएगा, अगर अपने सिटी के लोग अगर किसी और स्टेट में वगैरह चले गए तो वो ऐसी है ऐसी है ऐसी गाड़ी, खाली रोड इनको मिला कि ऐसी 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 गाड़ी जाते हुए आपको दिखेंगे। ये क्यों है, क्योंकि इन बेचारों को आदत गिर गई खड्डे डॉज करने की। तो इधर खड्डा आ गया कि इधर खड्डा आ गया, तो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग में बिगड़ हो गई। तो खाली रोड अच्छा भी मिल गया तो ऐसे ऐसे समझा? तो ये अच्छा रोड बनाना फिर उसको खड्डा करना, ये सारे कामों के लिए भी जो पैसा लग रहा है वो भी हम लोग ही दे रहे हैं, समझा? वैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू अर्न करने के गए 3 सोर्सेस है। एक है डीटी, एक है आईडीटी, तीसरा है स्टैम्प ड्यूटी। टैक्सेस, सॉरी ये स्टैम्प ड्यूटी वाला जो है ये अपने को सीखने को नहीं। और इसके अलावा गाइस ये और सबसे भी पैसे कमाता है वो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से भी पैसे कमाएगा। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज जो अर्निंग के वो मल्टीपल है, बट उसमें से मेन जो है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स वसूल करना छोड़ दिया तो गाइस गवर्नमेंट के लिए खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे। मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। वही अगर तुमने गल्फ में देख लिया जहां से पेट्रोल निकल रहा है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन उन कंट्रीज को कहा जाता है जहां पे उनके नागरिकों से टैक्स नहीं लिया जाता। अब क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट जो पैसे अर्न कर रहा है वो कुछ अलग ही चीज है। जैसे गल्फ कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई, 6 कंट्रीज का ग्रुप है ये। अब इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज क्या बेच रहे, तो वो है ऑयल।
हमने लेटेस्ट में ईरान एंड यूएस का वो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट देख लिया। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर ब्लॉक हो गया तो अपने पास कैसे ऑयल नहीं आया और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया हमने फेस किए। उसकी वजह से ₹7.5 अपने पास रेट बढ़ गया। हालांकि अब देखिएगा, ये जो गल्फ कंट्रीज है ये ऑयल बेचकर पैसा कमा रहे हैं। खतरनाक लेवल पे ऑयल है इनके पास। ऐसा नॉर्मल जमीन में से ऑयल निकलता है। टीचर जैसे दिखेगा, लिटरली उसके ऊपर के प्लांट डाल दिया, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके बेचना चालू कर दिया, हो गया प्लांट। दुनिया भर में मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करने वाला नंबर 1 का वेनेजुएला, जिधर अभी भूकंप आया वो। दूसरे ये सारे गल्फ कंट्रीज है। तो इनको ऑयल बेच के ही दुनिया भर में इतना पैसा आ रहा है, इनको उनके लोगों से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने नागरिकों को पर मंथ पेमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम हमारे नागरिक है। सुंदर ना? समझा? ये अमीर होने के बाद होता है। अपने पास अगर ज्यादा पैसा हो गया तो हम अपने नागरिकों को बांटेंगे। ऐसे सिनारियो तभी क्रिएट होता है जब guys आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। बट अगर आगे जाके ये ऑयल खत्म हो गया तो ये गल्फ कंट्रीज को जो फेस करना पड़ेगा वो बहुत खतरनाक चीज रहेगी। उसके लिए वो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए तुम देखो, जितने भी टूरिज्म के हब बनेंगे वो सारे गल्फ बनेंगे। वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म विल बी इन फ्यूचर गल्फ के अलग अलग कंट्रीज। लिटरली दुबई आप जानते हो ना, सारे इंटरनेशनल फ्लाइट गए वाया दुबई जाते हैं। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, पाकिस्तान का एक एयरलाइन था, जितने भी एशिया से आने वाले फ्लाइट थे वो पाकिस्तान उतरते थे और पाकिस्तान से आगे जाते थे। दुबई का जो शेख था, इन भाई साहब ने स्टडी किया। उसको मालूम था कि ओके, अपनी खुद कंट्री को अगर डेवलप करना है तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आना चाहिए, ये कितना सेफ है दिखना चाहिए, यहाँ की लग्जरी दिखनी चाहिए। तो इन भाई साहब ने क्या चालू किया, पाकिस्तान एयरवेज के फ्लाइट्स परचेस करना चालू किया। एक एक करके फ्लाइट परचेस करना चालू किया। जब उनके पास गए ये फ्लाइट्स ही नहीं रहे तो उस टाइम वो सारे फ्लाइट्स इन भाई साहब ने वो एमिरेट्स एयरलाइन, मालूम है ना आपको, गैस डेवलप करके, दुबई का एयरपोर्ट डेवलप करके सारे जितने भी फ्लाइट्स है वो सारे रिफ्यूलिंग करने के लिए दुबई इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान दुबई टर्न आउट कर दिए और पाकिस्तान के एयरपोर्ट गए, पाकिस्तान की एयरलाइन गई। पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट गए वहां पे उतरना चालू हो गए। और आज आप देखेगा दुबई जैसे लग्जरी किधर देखने को नहीं मिलती। समझ में आ गया? तो ये लोग पैसा कहां से कमा रहे हैं? उनके यहाँ पे ऑयल बेच के। अपना इकोनॉमी इतना बड़ा है, अपने पास लोग इतने ज्यादा है कि अपने कंट्री का लिटरली किसी कंट्री के साथ कंपेयर करना मतलब ही मजाक। कितना साफ सुथरा देश है। अरे भाई, देश भी तो अपने सिटी से छोटा है। हाँ, लिटरली अपने सिटी का पॉपुलेशन इज 20 लाख। बहुत सारे कंट्रीज का पॉपुलेशन 20 लाख नहीं है। हाँ, गूगल कर लो, 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाले कितने कंट्रीज है, आपको नाम आ जाएंगे। अब इमेजिन करो, 20 लाख का पॉपुलेशन वाला देश, आपने अगर सिटी को देश बना दिया तो यहाँ इस सिटी का एक प्रधानमंत्री होगा, इस सिटी के राज्य होंगे, छोटे छोटे प्रदेश होंगे, इसमें अलग अलग मंत्री होंगे। सोचो ना, ये अपना एक अलग से देश, 20 लाख लोगों का। हाँ, वो उनकी हालत है ना, वही है ना उधर। तो 20 लाख लोगों के ऊपर गए एडमिनिस्टर करना, उनको बताना कि भाई कचरा मत करने को, तो गया आसान है। 1.45 बिलियन। चाइना ने इंडिया का पॉपुलेशन मिला दिया तो आधे से ज्यादा तो हम है। कहां से अपने पास ये यूरोप का कहीं तो भी आता है, मतलब कितना गंदगी है। तो भाई अच्छी जगह पे जाना। तुमको बर्फ देखने का है, अरे, रेगिस्तान देखने का है, आपको पहाड़ देखने के हैं, किधर भी जाओ इंडिया में 4-5 जगह पे अलग अलग बहुत बड़े बड़े अपने पास सह्याद्री, वाटरफॉल वगैरह सब कुछ आपको
समुद्र देखना है, पूरा डाउन साउथ किधर भी चले जाओ वैरायटी मिलेगी आपको समुद्र की। बराबर है। काला पानी मिलेगा आपको, ब्लू, ग्रीन, मल्टी शेड्स। क्लियर है आपको? और क्या रहता है? ज्वालामुखी देखना है, वो भी अवेलेबल है। अंडमान निकोबार उसके लाइन में, वो भी अवेलेबल। और क्या रहता टूरिज्म? फूड के बारे में बोले ही मत तू। मतलब मुझे खाना खाने जाना है इसलिए मैं जाता जापान, ऐसे यूजुअली लोग प्लेसेस देखने जाते हैं। और क्या है टेरेन में? कल्चर। और कल्चर तो मैडम गली गली में बदल स्पेस तो तुम स्पेस हमारे बाजू की गली का ये कल्चर है। तो ये पूरी वैरायटी इतना डाइवर्सिफाइड। अरे यूरोप में लैंग्वेज के हिसाब से कंट्री बने हैं। अपने पास मराठी 5-6 तरीके से बोली जा रही है। हाँ, खानदेश की अलग है, मराठवाड़ा की अलग है, विदर्भ की अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र अलग है, कोंकणी अलग है, गोवन अलग है। 6 तो मैं बता रहा हूं, और अलग अलग है उसमें भी। ये आप डिफरेंशिएशन देखेगा, इसलिए यूरोप के लोग इंडियन कल्चर को समझ ही नहीं पा रहे। वो क्या रहा है आप समझा? इसीलिए अपने पास जो सिस्टम्स बने गए, ये टैक्स क्या आज की देन नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। अपने पास पहले हुकुमशाही थी, गई राजेशाही थी, तो एक किंग था और वो रूल करता था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने गई ये डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। हालांकि डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम जिस कंट्री में इवॉल्व हुई वो भारत की है। एक राजा के अंडर ही गांव में प्रधान को चुनकर फिर वो गांव चलाने के लिए देने का जो सिस्टम बना वो भारत में ही। तो जहां पे डेमोक्रेसी का जन्म हुआ वो भारत ही है। समझे क्या? ब्रिटिशर्स ने किंग और क्वीन का रूल ही अपने ऊपर चलाया, बट आज वही ब्रिटेन अपने को बता रहा है कि भाई डेमोक्रेसी का पालन करो। हालांकि आज भी वो राजा रानी खेल रहे हैं। 1/3 ऑफ टोटल सीट इन देयर पार्लियामेंट इज रिजर्व फॉर दैट रॉयल फैमिली। कौन है रॉयल फैमिली? किंग क्वीन एंड उनके वो सारे। फैक्ट है ये। इसीलिए टैक्सेस जब तक गवर्नमेंट वसूल कर रहा है, उसमें जब तक ट्रांसपेरेंसी है, तब तक अपना देश अबाधित है किसी भी सेगमेंट। तो आज के लेक्चर में से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कल हम ये फास्ट ट्रैक रिवाइज करके गए, वही थ्योरी के स्वरूप में देखेंगे। समझे क्या एवरीवन? गवर्नमेंट ही टैक्स क्यों वसूल करता? कोई और क्यों नहीं कर सकता? विवेक सर तुम सीए में बन गए, तुम क्यों नहीं कर रहे टैक्स वसूल? मैं कर सकता हूं क्यों नहीं? कल देखेंगे हम। समझ में आ गया एवरीबॉडी? किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ भी पूछना है क्या? कंफर्म? ओके, चलिए दैट्स इट फॉर द डे। आई रियली होप कि आप सब लोगों को सब कुछ समझा है। कोई भी अगर डाउट है तो बता देना, ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार।